Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sayyid Gulfam Haider and you are watching my YouTube channel Biology by Sayyid Gulfam Haider. Dear students, in today's lecture we will talk about renal failure. What is renal failure? We can say if a kidney is not performing its function properly, then we can say this is called the renal failure. अब renal failure किस वजह से होता है, रीनल फेलुअर की रीजंस क्या हैं? हम कहते हैं डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिनमें से एक है जी पैथोलॉजिकल फैक्टर्स हो सकते हैं, इसके अलावा केमिकल नेचर के कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं. पैथोलॉजिकल इज फॉर पैथोजेंस. अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म की इन्फेक्शन हो जाती है, अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी किडनी को इन्फेक्ट कर देता है, तो उसकी वजह से अगर किडनी फंक्शन परफॉर्म प्रॉपरली नहीं कर पाता, उसमें इन्फेक्शन हो जाती है, तो इसको आप कहते हो पैथोलॉजिकल फैक्टर है, पैथोलॉजिकल रीज़न है, पैथोजेंस की वजह से. सेकंड वन केमिकल नेचर है. केमिकल नेचर का मतलब है कि अगर कोई पेशेंट या पर्सन है जो अपनी फूड के अंदर उसमें ड्रग्स वगैरह कोई ज़्यादा यूज़ करता है, अगर कोई पेशेंट है या कोई अल्कोहल का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करता है, तो इस तरह के जो केमिकल्स हैं उनकी वजह से अगर किडनी फेल होता तो उसको आप कहते हैं केमिकल नेचर का फैक्टर है जिस वजह से किडनी फेल हुआ. तो टू डिफरेंट फैक्टर्स हैं, वेरियस फैक्टर्स हैं, जिनमें से पैथोलॉजिकल और केमिकल नेचर जो है ये ख़ास तौर पे हैं. अब इनका असर क्या होता है? अगर कोई पैथोजन है या केमिकल नेचर की चीज़ें हैं जो पेशेंट की बॉडी पे इफेक्ट हुआ, तो वो किडनीज़ के को क्या किस तरह से मुतासर करेंगी? तो ये हमारे किडनी के अंदर मौजूद जो उसका नेफ्रॉन है, किडनी का नेफ्रॉन है, और नेफ्रॉन के अंदर भी ख़ास तौर पे नेफ्रॉन के अंदर भी मौजूद जो उसका ग्लोमेरुलर पार्ट है, ग्लोमेरुलस है, उसके अंदर इन्फेक्शन होती है. तो ग्लोमेरुलस के डिस्टर्ब होने की वजह से किडनी जो है वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाता, तो इसको हम कहते हैं रीनल फेलुअर. अब रीनल फेलुअर होने की वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? सबसे पहले तो ब्लड के अंदर यूरिया लेवल इंक्रीज हो जाता है. पेशेंट के ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाएगा. डेफिनेटली यूरिया का लेवल इंक्रीज होगा, साथ ही साथ जो कुछ और नाइट्रोजनस वेस्ट हैं, कुछ बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो वेस्ट फ्लूइड्स हैं, वो भी इंक्रीज हो जाते हैं. तो रीनल फेलुअर की वजह से नाइट्रोजनस वेस्ट इंक्रीज हो जाएंगे बॉडी के अंदर यूरिया का लेवल इंक्रीज होगा. और ये बात आपने जहन में रखनी है कि जो ही एक पेशेंट में यूरिया का लेवल ब्लड के अंदर इंक्रीज होता है, तो यूरिया का लेवल इंक्रीज होने के साथ ही जो ब्लड है वो हाइपरटोनिक हो जाता है. ब्लड के अंदर यूरिया का लेवल इंक्रीज होने से ब्लड हाइपरटोनिक हो जाएगा, जिस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा पानी ब्लड के अंदर रहेगा और उसकी वजह से ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा. यूरिया और नाइट्रोजनस वेस्ट के ब्लड के अंदर ज़्यादा होने की वजह से ब्लड की जो कंडीशन हो जाएगी हाइपरटोनिक, और जिसकी वजह से ब्लड के अंदर पानी ज़्यादा रहेगा, जिसकी वजह से ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाता है. और एक और प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम कहते हैं एनीमिया. ये भी एक डिजीज़ है एनीमिया. एनीमिया के रीज़न क्या है? एनीमिया क्या है? बेसिकली नॉर्मल हमारा जो किडनी है वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है. हमारा जो किडनी है वो नॉर्मली एक हार्मोन प्रोड्यूस करता रहता है, जिसको आप नाम देते हो हीमोपोटीन. हीमोपोटीन एक हार्मोन है जो नॉर्मल किडनी प्रोड्यूस करता रहता है, लेकिन जब किडनी फेल्यूर हो जाता है तो ये हीमोपोटीन हार्मोन जो होता है ये प्रॉपरली अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाता. हीमोपोटीन हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो पाता किडनी से. जब सारी बात है किडनी फेल हो चुका है, हीमोपोटीन प्रोड्यूस नहीं होगा, तो हीमोपोटीन का काम क्या था? ये बेसिकली रेड ब्लड सेल्स बनाता है. ये हमारे बोन से रेड ब्लड सेल्स बनाने में हेल्प मिलती है इससे. तो जब ये हार्मोन नहीं होगा तो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे. जब रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे तो जो प्रॉब्लम होगी उसको आप नाम देते हो क्या? एनीमिया. मैं ये दोबारा बता देता हूँ एनीमिया की रीज़न क्या है. यहाँ पे किडनी फेलियर के साथ इसका क्या कनेक्शन है? जब जो हमारा किडनी है नॉर्मली ज़रूरत के मुताबिक किडनी से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है हीमोपोटीन जो है वो रेड ब्लड सेल्स बनाता है बोन मैरो से. लेकिन जब रीनल फेलियर हो जाता है तो हीमोपोटीन प्रोड्यूस नहीं होता. जब हीमोपोटीन नहीं प्रोड्यूस होता तो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस नहीं होते, जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की ब्लड के अंदर कमी हो जाती है, और इस प्रॉब्लम को, इस डिजीज को हम एनीमिया कहते हैं. तो रीनल फेलियर की वजह से एक तो ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है और दूसरा एनीमिया की डिजीज हो जाती है. तो ये रीजंस हैं, ये इफेक्ट्स हैं जो पेशेंट के अंदर जिसका रीनल फेलियर होता है उसको ये डिजीज का सामना करना पड़ता है. अब हम चलते हैं
और देखते हैं कि रीनल फेल्यूर की डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट तरह का रीनल फेल्यूर हो सकता है। एक तो इसमें जो टाइप है उसको हम कहते हैं एक्यूट रीनल फेल्यूर। यहां पे मैं लिख देता हूं एक्यूट रीनल फेल्यूर। एक तो ये होती है, एक्यूट का मतलब होता है जी शॉर्ट टाइम के लिए, कि अगर कोई किसी पैथोजन ने, किसी बैक्टीरिया ने इफेक्ट किया किडनी के ऊपर और शॉर्ट टाइम के लिए उसका असर होता है, हम मेडिकेशन खाते हैं, मेडिसिन खाते हैं, जिस एंटीबायोटिक्स वगैरह, तो बैक्टीरिया का असर खत्म हो जाता है, बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं, तो हमारा किडनी दोबारा नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करना शुरू कर देता है। तो इस तरह से शॉर्ट टाइम के लिए जो किडनी के ऊपर इफेक्ट हुआ, इसको आप कहते हो एक्यूट रीनल फेल्यूर। तो ये तो मेडिकेशन से फौरन ठीक हो जाती है, शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक हो जाती है। लेकिन आगे जो फर्दर टाइप्स हैं उनमें से एक है जिसको आप कहते हो क्रॉनिक रीनल फेल्यूर। क्रॉनिक मींस ज्यादा हद तक खतरनाक। और इसी तरह से हम देखेंगे यूरीमिया, एंड स्टेज, जो किडनी ट्रांसप्लांट की केस आ जाता है। तो पहले हम देखते हैं क्रॉनिक रीनल फेल्यूर जो है, इसमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसकी ट्रीटमेंट क्या है। क्रॉनिक रीनल फेल्यूर हो जाता है किसी पर्सन को, तो उस पे हमने क्या ट्रीटमेंट लेनी है। सबसे पहले तो क्रॉनिक रीनल फेल्यूर को देखते हैं कि क्रॉनिक रीनल फेल्यूर का मतलब होता है कि फंक्शंस ऑफ द किडनी आर लॉस्ट कंप्लीटली, कि किडनी ने जो अपने काम परफॉर्म करने थे वो मुकम्मल तौर पे फंक्शंस लॉस हो चुके हैं। एंड इट कैन नेवर रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। अब इसने अपनी बॉडी के अंदर से जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस करने थे उसको प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा, तो इसको आप कहते हो क्या हो गया, क्रॉनिक रीनल फेल्यूर हो गया। क्रॉनिक रीनल फेल्यूर के केस में क्या करना पड़ता है, टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट, इसमें फिर आपको डायलिसिस की करना पड़ता है। क्रॉनिक रीनल फेल्यूर में अगर हो जाता है, किडनी अपना काम परफॉर्म नहीं कर पाता प्रॉपरली, तो फिर हमें डायलिसिस करना पड़ता है। डायलिसिस का क्या मतलब होता है, डायलिसिस मींस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट एंड फ्लूइड्स फ्रॉम द बॉडी। बॉडी के अंदर से आर्टिफिशियली नाइट्रोजनस वेस्ट को और जो फ्लूइड्स हैं उनको आर्टिफिशियली रिमूव करना, दिस इज कॉल्ड डायलिसिस। आर्टिफिशियली नाइट्रोजनस वेस्ट को और फ्लूइड्स को रिमूव करना डायलिसिस कहलाता है। हम देखते हैं डायलिसिस बेसिकली दो तरह से हैं, एक को हम नाम देते हैं हीमोडायलिसिस एंड द सेकंड वन इज पेरिटोनियल डायलिसिस। तो डायलिसिस यानी कि आर्टिफिशियली किडनी के अंदर से नाइट्रोजन को रिमूव करना, यूरिया को रिमूव करना और बाकी जो नाइट्रोजनस फ्लूइड्स हैं, वेस्ट हैं, उनको रिमूव करना डायलिसिस कहलाता है। ये हम हीमोडायलिसिस से करते हैं या फिर पेरिटोनियल डायलिसिस से करते हैं। पहली बात यह है, हीमोडायलिसिस क्या है। हीमोडायलिसिस को हम कहते हैं क्लीनिंग ऑफ ब्लड, दिस इज कॉल्ड हीमोडायलिसिस। दो टर्म्स हैं, हीम फॉर ब्लड, हीम से दैट मीन्स ब्लड, और डायलिसिस मीन्स क्लीनिंग। ठीक है जी, तो ब्लड को क्लीन करना हीमोडायलिसिस कहलाता है। हीमोडायलिसिस कैसे होता है, ये एक स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया है, इसको एक ड्रॉ किया मैंने, तो इसको पहले स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर इसकी फंक्शनिंग देखते हैं कि काम कैसे होता है। तो पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि ये क्या है। दिस इज एक्चुअली किडनी, आर्टिफिशियल किडनी मशीन, दिस इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी मशीन, और इसको डायलाइजर का नाम भी दिया जाता है, आर्टिफिशियल किडनी मशीन या डायलाइजर। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। बेसिकली डियर स्टूडेंट्स, ये सेंटर के अंदर जो मौजूद है एक चैम्बर, ये असल में डायलाइजर है। इसके अंदर फिल्ट्रेशन होती है, यहाँ पे किडनी जो ब्लड है उसकी प्यूरिफिकेशन होती है। लेकिन साइडों पे क्या चीज़ें हैं उनको भी जरा देख लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये पेशेंट है जिसकी आर्म है, बाजू है, यहाँ से ब्लड आएगा। पेशेंट की बॉडी के अंदर से जो आर्टरी होती है वहाँ से ब्लड को निकाला जाता है और कॉन्टिन्यूसली मशीन के अंदर वो ब्लड जा रहा होता है। पेशेंट की बॉडी से ब्लड निकलेगा आर्टरी से और डायलाइजिंग मशीन जो होती है उसके अंदर जा रहा होता है। ये देखिए रेड वाला जो है ये ब्लड है, यहाँ से मूव करेगा फिर वापस आर्टरी से ब्लड आएगा, मशीन के अंदर जा रहा है और मशीन से क्लीन होके वापस पेशेंट की बॉडी के अंदर जो वेन्स हैं उनके अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। ये पाथवे समझ लेना आपने कि यहां से आर्टरी से ब्लड आएगा, इस मशीन के अंदर जाता है, डायलाइजर मशीन के अंदर, आर्टिफिशियल किडनी मशीन इसको कहते हैं, और यहां से ब्लड क्लीन होके वापस किस में जाएगा, जो वेन्स होती हैं वापस उसमें चला जाता है। इसी तरह नीचे वाली साइड पे देखें, ये जो ग्रीन साइड है ये एक फ्लूइड होता है जिसको डायलाइजिंग फ्लूइड कहते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड, तो ये डायलाइजिंग फ्लूइड यहां से एंटर होता है मशीन के अंदर इस रास्ते से, और यहां से नाइट्रोजनस वेव्स को ब्लड के अंदर से लेके इधर से बॉडी से मशीन से इसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। ये असल में ये वाला चैम्बर जो है ये डायलाइजिंग मशीन का चैम्बर, इसको आप कहते हो ये आर्टिफिशियल किडनी है जहां पे असल फंक्शनिंग परफॉर्म हो रही है। तो देखिए इसकी वर्किंग
कैसे होती है। यहां से ब्लड आता है, इधर जब इस डायलाइजर मशीन के अंदर आता है तो जो इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो चूंकि ब्लड के अंदर हाई कंसंट्रेशन में है और डायलाइजिंग फ्लूइड जो होता है उसके अंदर लो कंसंट्रेशन में है, तो इस चैम्बर के अंदर सेंटर के अंदर एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है जो सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, डिफरेंशियली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है। अब होगा ये कि ब्लड के अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ से चूंकि हाई कंसंट्रेशन में है वहां से वो मूव करेंगे और मूव करके इस मेम्ब्रेन को क्रॉस करेंगे, ऑस्मोसिस के जरिए मूव करके वो यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आना शुरू हो जाते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली ब्लड जब इस साइड से मूव करता है तो इसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट यानी कि यूरिया और बाकी जो फ्लूइड्स होते हैं, जो वेस्ट्स हैं, वो ब्लड में से निकलकर इसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। अब ये जो डायलाइजिंग फ्लूइड है इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट जमा हो चुके होते हैं। डायलाइजिंग फ्लूइड कॉन्टिन्यूसली इधर से वेस्ट की सूरत में मशीन से बाहर निकलता रहता है, इधर से और डायलाइजिंग फ्लूइड आता रहेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट इसमें ब्लड से निकलकर इधर आते रहेंगे, यहां से ये कॉन्टिन्यूसली डायलाइजिंग फ्लूइड आगे मूव करेगा और मशीन से बाहर निकलता जाएगा। अब ब्लड के अंदर जब ब्लड इन मेम्ब्रेन को क्रॉस करके उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट तो आ चुके हैं, ब्लड फ्लो करके आगे जाएगा और आगे जाके ये जो क्लीन्ड ब्लड होता है, साफ ब्लड होता है, वो वापस इन कर दिया जाता है पर्सन की बॉडी के अंदर, जो उसकी वेन होती है उसके अंदर इसको इंसर्ट कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये जो मैकेनिज्म है हीमोडायलिसिस का वो इस आर्टिफिशियल किडनी मशीन के जरिए होता है और इस मशीन को डायलाइजर मशीन कहते हैं और ये असल में वो चैम्बर है जहां पे ये काम हो रहा होता है। जो हीमोडायलिसिस है ये हर सूरत में हर पेशेंट की बॉडी पे, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना उसकी किडनी किस हद तक डैमेज हो चुकी है या किस हद तक उसका किडनी फेलियर है, उसके अकॉर्डिंगली डायलिसिस करवाए जाते हैं। लेकिन एवरेज अगर देखें तो एक वीक में ट्वाइस और थ्राइस जो पेशेंट है उसके हीमोडायलिसिस करने पड़ते हैं। और ये हीमोडायलिसिस का मैकेनिज्म ये एक टाइम टेकिंग है, 3 to 4 आवर्स आपको लगेंगे, तो 3 से 4 घंटे हॉस्पिटल के अंदर लगेंगे, तो टाइम टेकिंग है, एक्सपेंसिव है, पेनफुल है। तो इसके लिए एक और मैकेनिज्म भी आ गया, डायलिसिस का एक सेकंड मेथड है जिसको आप कहते हो पेरिटोनियल डायलिसिस। सेकंड मेथड पेरिटोनियल डायलिसिस है। अब पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होता है, जिस तरह यहाँ पे हीमोडायलिसिस है और हीमोडायलिसिस के लिए आर्टिफिशियल किडनी मशीन है, यहाँ पे पेरिटोनियल डायलिसिस है। और पेरिटोनियल डायलिसिस कहाँ पे होता है, ये पेरिटोनियम के अंदर होता है। पेरिटोनियम क्या होती है, हम जो पर्सन हमारी बॉडी है इसमें जो एब्डोमिनल रीजन है, पेट वाला हिस्सा है, इसमें हम जानते हैं कि ये लोअर साइड पे जो एब्डोमिनल रीजन है इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, हमारा लीवर है, हमारा किडनीज हैं, स्टमक है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पड़े हुए हैं। तो ये जो यहाँ पे जो स्पेस होती है, उन ऑर्गन्स के सराउंडिंग में जो स्पेस होती है उस स्पेस को पेरिटोनियम का नाम देते हैं और उस कैविटी को पेरिटोनियल कैविटी का नाम देते हैं। तो ये वाला एब्डोमिनल रीजन है, इसमें इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, साइडों पे जो स्पेस है उसको पेरिटोनियल कैविटी का नाम देते हैं। अब होगा क्या पेरिटोनियल डायलिसिस में कि यहाँ से हम उसी तरह जिस तरह यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड लिया था, यहाँ पे भी डायलाइजिंग फ्लूइड एक ट्यूब के जरिए, एक नाली के जरिए बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है। एक नाली है जिसको बॉडी के अंदर इंसर्ट किया जाता है, उसको कैथीटर कहते हैं। कैथीटर के जरिए डायलाइजिंग फ्लूइड बॉडी के अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है। इस रीजन को जो पेरिटोनियल कैविटी उसको फ्लूइड से, डायलाइजिंग फ्लूइड से भर दिया जाता है। जब यहाँ पे डायलाइजिंग फ्लूइड आएगा तो यहाँ पे भी वही ऑस्मोसिस वाला काम होगा जो यहाँ पे हुआ था। यहाँ पे चूंकि आर्टिफिशियल किडनी थी, लेकिन यहाँ पे नेचुरली बॉडी के अंदर पेरिटोनियल कैविटी के अंदर ये काम हो रहा है। लेकिन हमारी बॉडी में मौजूद जो ऑर्गन्स हैं और खासतौर पे हमारी जो पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग है, ये पेरिटोनियल कैविटी की जो लाइनिंग है इसके साथ ब्लड कैपिलरीज होती हैं। इसी तरह हमारे जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं वहाँ पे उनके सराउंडिंग में भी सारी ब्लड कैपिलरीज हैं। तो ब्लड कैपिलरीज के अंदर जो ब्लड है उसमें से नाइट्रोजनस वेस्ट मूव करके ऑस्मोसिस के जरिए वो कहाँ पे आ जाएंगे, डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं। तो जो हमने डायलाइजिंग फ्लूइड दाखिल किया हुआ था इसके अंदर कुछ देर के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट हैं ब्लड के अंदर, ब्लड कैपिलरी से, पेरिटोनियल कैविटी की लाइनिंग से, प्लस जो हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उन ऑर्गन्स के सराउंडिंग में मौजूद जो ब्लड कैपिलरीज हैं वहां से नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लो करके, आउटफ्लो करके डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर आ जाते हैं और फिर उसी डायलाइजिंग फ्लूइड को हम इसी कैथीटर के जरिए बाहर निकाल लेते हैं और इसको वेस्ट को बॉडी से एक्सक्रीट कर देते हैं। तो नाइट्रोजनस वेस्ट प्लस जो बॉडी फ्लूइड्स हैं, वाटर वगैरह, वो बॉडी से इसको निकाल लिया जाता है, एक्स्ट्रा जो वेस्ट हैं।
इस मैकेनिज्म को, इस मेथड को हम पेरिटोनियल डायलिसिस कहते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस ये आप डेली बेसिस पे भी किया जा सकता है, लेकिन ये फिर बता दूं ये पेशेंट की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन डेली भी किया जाता है, डेली 2 और 3 टाइम्स भी किया जाता है। और ये कंपैरेटिवली ये आप समझ लें कि एक पेशेंट, एक पर्सन जो है वो बैठा हुआ है, उस वक्त ईजी रह के घर में भी लेटे हुए, बैठे हुए भी ये किया जा सकता है। इसके लिए स्पेशल हॉस्पिटल के लिए मशीन वगैरह की ज़रूरत नहीं है। जस्ट आपने फ्लूइड को बॉडी में एंटर करना, वहाँ से कैथेटर के जरिए एंटर किया, कैथेटर से जरिए बॉडी से बाहर निकाल लिया, तो इस डायलिसिस को पेरिटोनियल डायलिसिस का नाम देते हैं। लेकिन ये बात जहन में रखनी है डियर स्टूडेंट्स कि डायलिसिस जो है इट इज़ नॉट अ परमानेंट ट्रीटमेंट, यानी यहाँ पे लिखा है डायलिसिस इज अ टेम्परेरी मेजर। डायलिसिस, अगर किसी का किडनी फेलियर हो चुका है तो डायलिसिस एक परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, एक पक्का इलाज नहीं है। आपको फिर करना क्या पड़ेगा, इन डायलिसिस के दौरान भी अगर पेशेंट की पोजीशन ऐसी है तो फिर डायलिसिस कंटिन्यू रहेगा और अगेन एंड अगेन करते रहेंगे अनटिल डोनर्स मैचिंग किडनी इज ट्रांसप्लांटेड। जब तक एक डोनर की किडनी जो रेसिपिएंट है उसके साथ मैच नहीं कर जाती तब तक जो डायलिसिस है वो जारी रहेगा। लेकिन जो ही ये मैच कर जाएगी तो फिर आप क्या करेंगे, फिर आ जाएंगे जो परमानेंट इसका सोल्यूशन है। चूंकि डायलिसिस एक टेम्परेरी मेजर है, जो परमानेंट सोल्यूशन है उसकी तरफ आ जाएंगे, और वो क्या है, वो है जी किडनी ट्रांसप्लांट का। ये लास्ट मेथड है कि जब बिल्कुल पेशेंट की किडनी एंड स्टेज पे है, डेड हो चुकी है, तो फिर किडनी ट्रांसप्लांट कर दिया जाता है। तो इसको आप कहते हैं यूरीमिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, ये वाला डायलिसिस वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से ये लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी तरह यूरीमिया का अलहदा शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है यूरीमिया का। अब ये यूरीमिया है क्या, जैसे मैंने बताया किडनी ट्रांसप्लांट इसको कहते हैं। हाई डिग्री रीनल फेलियर, हाई डिग्री रीनल फेलियर कि अगर बिल्कुल किडनी डैमेज हो चुका है, प्रॉपर फंक्शनिंग उसकी ख़त्म हो चुकी है, नहीं कर पा रहा प्रॉपर काम अपना, तो उसको आप कहते हैं यूरीमिया, यानी कि हाई डिग्री रीनल फेलियर। फिर इसमें करना क्या पड़ेगा, ये एड स्टेज किडनी डिजीज़ है, इसमें फिर डायलिसिस जो होते हैं वो कंटिन्यू रखे जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ फिर सर्जिकल ट्रांसप्लांट करनी पड़ती है। सर्जिकली ट्रांसप्लांट करना पड़ता है किस चीज़ को, किडनी को। एक जो डोनर है उससे किडनी लेनी पड़ेगी और जो रेसिपिएंट है, जो पेशेंट है, उसको किडनी देनी पड़ेगी। तो इसको आप कहते हो सर्जिकली किडनी को ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। लेकिन ये सर्जिकली किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये जो एक बॉडी मैचिंग करनी पड़ती है, जिसमें ख़ास तौर पे अगर कहा जाए तो 1-2 चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल जो ब्लड है वो डोनर और रेसिपिएंट का सेम होना चाहिए, ब्लड मैच होना चाहिए, प्लस जो बाकी बॉडी केमिस्ट्री है वो भी मैच करनी चाहिए। बॉडी केमिस्ट्री मींस के टिश्यूज़ और बॉडी फ्लूइड्स भी मैच करने चाहिए। तो ब्लड उसका बॉडी केमिस्ट्री मैच हो तो फिर उस पर्सन का जो किडनी है वो दूसरे रेसिपिएंट डोनर को पेशेंट है उसको दिया जा सकता है। और ये नॉर्मली जो करीबी रिलेटिव्स होते हैं उनके किडनी मैच करते हैं, लेकिन समटाइम्स दूसरों के साथ भी मैच हो जाते हैं। तो सर्जिकली ट्रांसप्लांट ऑफ अ मैचिंग डोनर किडनी, दिस इज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट फॉर द परमानेंट ट्रीटमेंट। जो परमानेंट ट्रीटमेंट होता है वो ये होता है कि किडनी को ट्रांसप्लांट किया जाए और जो पेशेंट है उसको नॉर्मल किडनी लगा दिया जाए। तो ये इसका ट्रीटमेंट, और वो भी 10 to 15 ईयर्स तक हो सकता है। अगर अनफॉर्चुनेटली खुदा न खास्ता कोई टिश्यू रिजेक्शन नहीं हो जाती तो 10 to 15 ईयर्स तक जो किडनी ट्रांसप्लांट हुआ वो निकाल सकता है। 10 से 15 साल तक जो किडनी है वो कर सकता है। तो इस तरह से जो लास्ट है यूरीमिया या किडनी ट्रांसप्लांट, ये लास्ट मेथड है जो रीनल फेलियर का आखिरी परमानेंट सोल्यूशन है, वो ये होता है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने रीनल फेलियर को स्टडी किया। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह थर्मो रेगुलेशन को स्टडी करेंगे। थैंक यू।